नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस के YouTube चैनल पे मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं क्लास +2 का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहली 5 हम एप्लीकेशन पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है 6 एप्लीकेशन। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सेल, कि कोई सेल दे रखा हो, स्फीरिकल सेल दे रखा हो, उसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे रहेगी। देखो यहाँ पे 3 कंडीशंस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एक स्फीयर दे रखा है ये वाला, जिसकी रेडियस कितनी आपके पास है, r रेडियस दे रखी है। कि कहां पे बतानी है, ए पार्ट लिया हमने आउटसाइड दी सेल, कि गॉसियन सरफेस है वो लाइज कर रहा है कहां पे, आउटसाइड दी सेल, कि सेल के कहीं आउटसाइड पे क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। मान लीजिए ये क्या आपके पास है, गॉसियन सरफेस है जिसके ऊपर कहीं पे लाइज कर रहा है। ये वाला क्या है, मैंने यहाँ पे कट किया एलिमेंट है जिसका नाम दिया ds। इस सेंटर O से, स्फीयर की जो सेंटर है O से, ये एलिमेंट कैपिटल R डिस्टेंस के ऊपर क्या है, दूर है। हमने क्या लिया, कैपिटल R डिस्टेंस पे क्या है, ये दूर है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पे, सेंटर के ऊपर। क्यों मैंने क्या रखा है, पॉइंट चार्ज। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी रेडियली आउटवर्ड होगी, तो कुछ एक इस डायरेक्शन में क्या है, जा रही होगी। तो इसका जो एलिमेंट किया है, एलिमेंट का नॉर्मल होगा वो भी क्या होगा, इसी साइड में जाएगा। नॉर्मल भी किस साइड में लाइज करेगा, इसी साइड के अंदर एप्लीकेबल होगा। तो इसका जब फ्लक्स निकालते हैं, क्या टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का हमने टोटल फ्लक्स निकालना है। तो आपको पता है कि फाई होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वॉल स्फीयर, किसका, वॉल स्फीयर का, इनटू में E.ds के बराबर होगा। अब यहां पे दे रखा है ये वाली कंडीशंस। अब यहां पे क्या है, इस वाले डॉट प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, खोलेंगे। डॉट प्रोडक्ट को जब खोलोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ वॉल किसका, स्फीयर का करना आपको, क्या, EDS cos कितना बनेगा, कोस का एंगल कितना रहेगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी BC डायरेक्शन में, नॉर्मल BC डायरेक्शन में, तो क्या कहोगे, 0 डिग्री। आपको पता है कोस 0 डिग्री होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑल ऑफ EDS किसके बराबर आ गया, ये वैल्यू आ गई। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है आपका, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जो चार्ज है इनसाइड द कंडक्टर या गॉसियन सरफेस कहीं पे भी एप्लीकेबल होगा, वो क्यू बाय में किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ EDS किसके बराबर आ जाएगा, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। कंडीशन कुछ समझ में आई, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। तो अब देखो इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो E का इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, DS का। ये भी क्या एक टाइप का स्फीयर है, ये भी एक टाइप का क्या आपके पास है, स्फीयर है। स्फीयर है तो भाई एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा DS का वो कितना आएगा, 4πr² इंटू में क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो E की वैल्यू आपके पास यहां पे क्या आई है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में r² के बराबर आई। जब कहीं पे आउटसाइड दी क्या कर रहा था कंडक्टर, आपका जो एलिमेंट है गॉसियन सरफेस लाइज कर रहा था, तो कहां पे आया, ये वाली वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सेकंड आती है इसी के अंदर कंडीशन, देखो सेकंड B कंडीशन क्या कहेगी, B कंडीशन कहती है ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर, कि गॉसियन सरफेस है ना, कहीं पे भी लाइज कर रहा हो सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब कहीं पे यहां पे मान लीजिए। अब कहां पे माना मैंने,
ये यहाँ पे लाइज कर रहा है, ds है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, यहाँ पे लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यही रहेगी, नॉर्मल की डायरेक्शन भी यही रहेगी, सेम कंडीशन होगा। बट चेंज क्या आ गया कि जो कैपिटल आर था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, स्मॉल आर के अंदर। बस इतना ही चेंज आएगा, और तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। जब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, मतलब आर की जगह मैं किससे कैपिटल आर को रिप्लेस कर देता हूँ, किससे, स्मॉल आर से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर स्क्वायर के बराबर क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब देखो यहाँ पे चार्ज दे रखा है क्यू चार्ज दे रखा है आपको। अब इस वाले स्फीयर की चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी स्पेस के कितने हैं, सरफेस पे कितनी दे रखी है, सिग्मा दे रखी है। तब इसके अंदर क्या चेंज आएगा, यदि ये सिग्मा है, हमें पता है चार्ज किसके बराबर होता है, सिग्मा इंटू में ds, और इस स्फीयर का एरिया कितना आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर। इस वाले का कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है ना, क्योंकि ये इतनी हमने डिस्टेंस ली अब स्मॉल आर के अकॉर्डिंग। तो चार्ज किसके बराबर आ गया, सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ गया। ये वाली वैल्यू कहां पे रखते हैं, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। तुम्हारे पास क्या वैल्यू आती है, देखिए क्या वैल्यू आई आपके पास है कि E होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू की जगह रख दिया सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई किसके बराबर है, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म के बराबर क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या रहेगी, सरफेस पे कहीं भी कोई भी गॉसियन सरफेस दे रखा उसके सरफेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आती है, कांस्टेंट आती है। अब इसकी थर्ड कंडीशन जाती है, वो देखो थर्ड कंडीशन में क्या कहता है कि सरफेस एक लाइज कर रहा है कहां पे, इनसाइड दी सरफेस, कहीं पे भी सरफेस के इनसाइड में लाइज कर रहा है, इनसाइड लाइज कर रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू में ds किसके बराबर होगा, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। आपका क्यू बाय में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। आपको पता है कोई भी मेटेलिक सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो गॉसियन में, वहां पे इनसाइड दी सरफेस चार्ज इज 0। चार्ज किसके बराबर होता है आपका, 0 के बराबर होता है। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ E ds किसके बराबर हो गया, 0। तो E की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके थर्ड केस में कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अब तक हमें इसकी तीनों कंडीशन निकाल चुके। फर्स्ट कंडीशन में E की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर स्क्वायर। सेकंड कंडीशन में हमने इसकी वैल्यू निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में स्मॉल आर स्क्वायर। और थर्ड के अंदर क्या निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 निकली है। तो इसी के ऊपर हमने क्या बनाया, इसका ग्राफ बनाया। क्या बनाते हैं हम, ग्राफ बनाते हैं। तब हमारे पास क्या रहेगा, ये क्या है, इसका सेंटर है कितना, O। ये वाली साइड है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ये वाली किसको, रेडियस को, स्फीयर की रेडियस को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। देखो जब हम O पॉइंट से इस पॉइंट तक गए तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रही, 0। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एकदम इंक्रीज की, कब, जब ये R था ना, क्या कैपिटल R किसके बराबर हो गया, स्मॉल r के बराबर हो गया। तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करके रैंडमली इंक्रीज होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद हमारी क्या कंडीशंस हुई कि ये धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती गई, कम होती गई। किसके ऊपर, जब E होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/r स्क्वायर के। जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी, कम होती जाएगी। मतलब कहीं सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कंडक्टर के कोई भी सरफेस ले लेते हो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी।
अब आपके पास इसकी 7th एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, कि हमारे पास नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो क्या रहेगी। मान लीजिए ये क्या आपके पास एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमारे पास, एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, ये वाला मान लिया हमने, क्या है हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर है O, क्या है O, इसके अंदर क्या है क्यू डैश चार्ज है, कहीं पे लाइज कर रहा है। इस पूरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या है, इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर क्यू डैश हमारे पास क्या है, चार्ज है। हमने यहाँ पे एक और सॉलिड अज्यूम किया, सपोज किया कि इसके अंदर कहीं पे एक और स्फीयर बन रहा होगा सॉलिड के अंदर, जो हमने क्या माना, एस स्फीयर माना। ये स्फीयर है तो ये एक इनसाइड द कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर, सॉरी नॉन कंडक्टिंग इनसाइड द स्फीयर है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, लाइक ए गॉसियन सरफेस। किसकी तरह लाइज कर रहा होगा, गॉसियन सरफेस की तरह लाइज कर रहा होगा। तो हमें पता है, देखो इसकी रेडियस, देखो इस वाले की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और इस वाले की रेडियस कितनी दे दी हमने, स्मॉल आर। कि जो सॉलिड स्फीयर है हमारे पास उसकी तो कैपिटल आर रेडियस है और इसकी कितनी है, स्मॉल आर। तो चार्ज है, तो यहां पे मैंने एक एलिमेंट कट किया जिसका नाम क्या दिया, ds। तो चार्ज है कहीं पे सेंटर पे लाई कर रहा है, पॉइंट चार्ज है, तो आपको पता है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, कहीं पे यहां पे लाइज कर रही होगी, कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो यहां पे जब कट किया तो नॉर्मल होगा, वो भी किस साइड में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा आपका। तो हम जब इसका टोटल फ्लक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टोटल फ्लक्स ऑफ सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का जब हम क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ eds के बराबर रहेगा, वेक्टर E डॉट ds के। अब यहां पे वेक्टर खोल लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, EDS cos, एंगल कितना रहेगा, यहां पे भी 0 डिग्री रहेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल जा रहे, तो आप कितना कह सकते हो, 0। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो आपके पास 5 की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ है EDS के बराबर आ गई। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि जो फाई होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू डैश बाय में एप्सिलॉन। यहां पे क्या होगा, क्यू डैश जो इनसाइड चार्ज लाइज कर रहा है स्फीयर के अंदर उसके ऊपर रहेगा, एप्सिलॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी ऑफ मटेरियल के लिए। ये वाली वैल्यू इसके बराबर रख देते हैं तो हमारे पास क्या है, क्यू डैश बाय में एप्सिलॉन आ गई। इसको और सोल्व आउट करते तो E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds विच इज इक्वल टू क्यू डैश बाय में एप्सिलॉन के बराबर रहेगी। अब देखो इंटीग्रेशन करना है किसका, अंदर वाले स्फीयर का, क्योंकि गॉसियन सरफेस आपने वो लिया है तो उसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। अंदर वाले स्फीयर का एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो किसके बराबर होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर आया, क्यू डैश बाय में एप्सिलॉन के बराबर आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डैश बाय में आर स्क्वायर के बराबर क्या आ गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे आ गई। अब इसके अंदर नेट चार्ज निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, नेट चार्ज। गॉसियन सरफेस है, कौन सा स्फीयर आपका, ये वाला एस का, तो क्या है इसके अंदर क्यू डैश, किसके बराबर होगा, देखो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर हम क्या लेते हैं, इसकी क्या लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हमारे यहां पे क्या ली जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी इसकी, मान लीजिए कितनी हमारे पास है, रो दे रखी है, क्या दे रखी है आपके पास है, रो दे रखी है। तो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, रो इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, रो किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू डैश है, तो रो इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करती, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई।
तो क्यू डैश किसके बराबर आया, रो इंटू में वॉल्यूम स्फीयर की कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर रहती है। आपको भी पता है ये वाली वॉल्यूम फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर रहती है। तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में हम जब रखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में रखो ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपके पास है, रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन नीचे यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से एक पावर 2 पावर कट होगी, एक आर बच गया आपके पास, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या कटेगा सिर्फ 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपके पास यहाँ पे आर रो अपॉन एप्सिलॉन अपॉन 3 एप्सिलॉन के बराबर क्या हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से देखो क्या पता चला कि E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके R के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके रेडियस के। कि कोई सॉलिड कंडक्टर होगा इंसुलेटिंग, वहां पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जहां से उसकी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इफ R इज इक्वल टू 0 कि ये वाला पॉइंट है कहीं पे सेंटर पे आ जाए, तो सेंटर पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे 0 हो जाएगी। यदि हम बात करते हैं आउटसाइड वाली तो हमने हॉलो स्फीयर में निकाला है, वही सेम कंडीशंस आउटसाइड पे होगी, कहीं पे भी लाइज कर रहा होगा तो उसके क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका ग्राफ देखो, आपको ग्राफ पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो ग्राफ क्या होगा इसका देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रही है, ये रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थी तो धीरे 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 आपकी क्या हो रही थी इंक्रीज हो रही थी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्या हो रही थी इंक्रीज हो रही थी। कब तक इंक्रीज हो रही थी, जब तक ये वाला सरफेस है ये डिस्टेंस बढ़ रहा था आर के बराबर ना आ गया हो, कि जब स्मॉल आर किसके बराबर हो गया कैपिटल आर के बराबर हो गया तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इसकी भी मैक्सिमम होगी। मतलब आर स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो अब आर रख सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई आपकी मैक्सिमम हुई, कहां तक है इस वाले डिस्टेंस तक। यहां पे क्या है कि R है वो किसके बराबर हो गया कैपिटल R के बराबर है हो चुका है। इसके बाद क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी धीरे 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 क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी। आउटसाइड दी कहीं पे भी लाइज कर रहा होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 1/r² के बराबर होगी। जब आउटसाइड दी कहीं स्फीयर आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के।